हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रिवीजन सीरीज। आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की। सबको मालूम है कि इस चैप्टर का जो वेटेज है वो वन ऑफ द सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से एक है और उसके अंदर एक टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हमारा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैसे तो इससे पहले हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, जैसे लेविस ऑक्टेट थ्योरी, वीबीटी, वेस्पर थ्योरी, और उसके बाद सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहली बात, इस थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ती है पहले इसके समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। अगर आप वीबीटी को फॉलो करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो हमारा O2 मॉलिक्यूल है दैट इज डायमैग्नेटिक। दैट इज डायमैग्नेटिक बिकॉज अगर आप O2 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट इन एक्चुअल सबको मालूम है कि हमारा जो O2 होता है, जब इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया, निकाला गया O2 के बारे में, तो पता चला कि O2 हमारा क्या है, पैरामैग्नेटिक है। O2 इज पैरामैग्नेटिक। तो इससे एक बात समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है या इसके बाद जो हम वेस्पर थ्योरी पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सही तरीके से अपने को मैग्नेटिक नेचर मॉलिक्यूल का नहीं बता पा रहा है या सही इंफॉर्मेशन अपने को नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एनी मॉलिक्यूल वी विल स्टडी द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहली बात, कुछ पोस्टुलेट्स आपको बता देते हैं कि क्या पढ़ना होता है अपने को एमओटी के अंदर। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, पहली बात, यहाँ पे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। थ्योरी ये होता है कि जैसे आप अगर सपोज एक एटम की बात करते हैं तो सबको मालूम है कि एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। जब एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएगा, देन एटम्स को कंबाइन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को भी कंबाइन होना पड़ेगा, और जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे देन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स गेट फॉर्म्ड। तो पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन। एक मैथमेटिकल वर्ड हमने यूज किया है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। करेक्ट। जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करेंगे तो उससे क्या मिलेगा अपने को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सवाल ये उठता है कि कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑब्टेन होंगे। तो आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड दैट विल बी इक्वल्स टू number of atomic orbitals combined। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनकर तैयार होंगे। जैसे आपने दो एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन किया तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनकर तैयार हो जाएंगे। करेक्ट। सवाल ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कैसे करेंगे। तो पहले थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स बेसिकली एक वेव का रीजन है, बिकॉज ये वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। और हम सब ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो कहीं ना कहीं वेव लाइक मोशन है। तो आपको कहीं ना कहीं इमेजिन करना पड़ेगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर लाइक वेव्स। करेक्ट। तो जब आप दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन कर रहे हो तो बेसिकली आप दो वेव्स को कंबाइन कर रहे हो। करेक्ट। अब दो वेव्स को कंबाइन करने का दो तरीका हो सकता है। एक हमारा कंस्ट्रक्टिव, मतलब जब सेम फेज में वेव्स होंगे, और दूसरा जब वेव्स हमारा ऑपोजिट फेज में होंगे। दो तरीके से वो कंबाइन कर सकते हैं। करेक्ट। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आर assumed as combination of waves। कॉम्बिनेशन को ही हम इंटरफेरेंस भी कहते हैं, कॉम्बिनेशन, या फिर हम यहां पे कह सकते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। करेक्ट। तो चूंकि वेव्स दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, वैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर सपोज दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल को आप कंबाइन करोगे तो ये आपस में कंबाइन करके दो ऑर्बिटल्स तैयार करेंगे। करेक्ट। एक होगा हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा कहलाता है हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO, और दूसरा क्या कहलाएगा, BMO। जो BMO होगा दैट इज फॉर्म्ड बाय एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन सेम फेज
या ऐसे लिख सकते हो फॉर्म्ड बाय एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या ऐसे लिख लो फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब वेव्स हमारे सेम फेज में होते हैं। जबकि एबीएमओ कब बनेगा? दिस इज फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स या वेव्स ऑपोजिट फेज में होंगे। करेक्ट। तो ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनकर तैयार हो जाएगा बीएमओ और एबीएमओ। करेक्ट। यहाँ पे एक चीज और याद रखना है कि अगर आप यहाँ से एनर्जी का डिफरेंस अगर आप देखेंगे, लेट से यहाँ पे डेल्टा ई हमारा एक्स है और यहाँ पे डेल्टा ई मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल और बीएमओ में जो डेल्टा ई है दैट इज वाई। तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, है ना। अगर आप यहाँ पे इसको हमने एनर्जी प्लॉट किया है, हमने एनर्जी डायग्राम पे ड्रॉ किया है, तो अगर आप एनर्जी का ऑर्डर अगर आप देखेंगे यहाँ से तो क्लियर कह सकते हो कि एनर्जी हमारा किसका ज्यादा आ रहा है? सबसे ज्यादा आ रहा है एबीएमओ का, देन आ रहा है हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल, और सबसे कम एनर्जी अगर किसी का है यहाँ पे दैट इज द बीएमओ। और सबको मालूम है कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो अगर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा? बीएमओ का, देन आएगा एटॉमिक ऑर्बिटल, और सबसे कम स्टेबल क्या होगा? हमारा एबीएमओ आएगा, है ना। तो ये एक एनर्जी और स्टेबिलिटी का ऑर्डर ध्यान में रखेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या किसी भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम कंबाइन कर सकते हैं, इंटरफेयर करा सकते हैं, या फिर सिर्फ कुछ ही ऑर्बिटल्स को हम इंटरफेयर कंबाइन करा सकते हैं। तो आपको याद रखना है एक छोटा सा रूल, दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, as well as orientation या symmetry भी आप कह सकते हो, as well as orientation combined together and form molecular orbital. But there is a condition. This concept is only applicable for homonuclear molecules. होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हम किसको कहते हैं? सेम एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स के कारण से बनने वाले, सेम एटम से मिलकर बनने वाले मॉलिक्यूल्स को होमोन्यूक्लियर कहा जा रहा है। अलग अलग एटम्स अगर कंबाइन करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप समझो इस चीज को, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, मतलब जहां पे सेम एटम्स का कॉम्बिनेशन होता हुआ नजर आएगा, तो उनका कहना है कि 1s will only combine with 1s, 2s will only combine with 2s, 2px will only combine with 2px, 2py will only combine with 2py, 2pz will only combine with 2pz। बट क्या ये हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स पे भी ऐसा होगा कि 1s सिर्फ और सिर्फ 1s के साथ ही कंबाइन करेगा? तो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं होता है, वहां पे 1s वाला हमारा 2p के साथ भी ओवरलैप या कंबाइन कर सकता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, हमने दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो बना लिया, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। कैसे बना? एक हमारा कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना है और दूसरा हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना है। आप याद रखेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ BMO, electron density will be high, higher। इसका मतलब क्या है समझो जरा। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एटम है, करेक्ट, एटम 1 और एटम 2, या फिर इसको हम एटम 1 एटम 2 के जगह पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तो इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, इसका भी एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल का अपना वेव फंक्शन होता है। तो लेट्स से इसका एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है psi 1 और इसका है हमारा psi 2। तो जब आप BMO बनाएंगे,
है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो उसमें कंस्ट्रक्टिव हमारा क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, साई BMO. सो व्हाट आई विल राइट, दैट विल बी इक्वल्स टू psi1 प्लस psi2. लेकिन अगर साई ABMO अगर आप बना रहे हो तो वहां पे चूंकि हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, सो व्हाट आई विल राइट psi1 माइनस psi2. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अगर आप जानना चाहते हो तो वो हमारा साई स्क्वायर से आएगा. तो अगर हम यहाँ पे साई BMO का स्क्वायर अगर करते हैं तो व्हाट यू विल राइट, दैट इज psi1 स्क्वायर प्लस psi2 स्क्वायर प्लस 2 psi1 psi2. तो कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है अगर वो हमारा BMO बनाता है तो, है ना, प्लस समथिंग आ रहा है. लेकिन अगर साई ABMO का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो यहाँ पे क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, दैट इज psi1 स्क्वायर प्लस psi2 स्क्वायर माइनस 2 psi1 psi2. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है. करेक्ट. तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि BMO जब भी बनेगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ABMO. ओके, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो समझ में आ गया कि कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म क्या है. लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनकर तैयार होंगे क्या उनकी एनर्जी एक जैसी होगी? तो ऐसा हो नहीं सकता है. सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है. ऑब्वियस सी बात है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की भी एनर्जी सेम नहीं होगी. तो इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है. पहली बात ऑर्डर ऑफ, अगर हम ऑर्डर की बात करें जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. तो इसमें दो केसेस आते हैं. पहला केस 1, that is for molecules having number of electrons greater than 14, जिनके पास 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है. फॉर एग्जांपल O2, F2 एक्सेट्रा, है ना. तो इसके लिए कैसे हम निकालेंगे, समझो जरा आप एक बार. तो इनके लिए जो ऑर्डर आपको फॉलो करना है उसमें ये है कि सबसे कम एनर्जी जो हमारा जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का होगा दैट विल बी सिग्मा 1s. करेक्ट. अभी बता देंगे सिग्मा 1s कैसे बना है. पहले आप अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एक बार ऑर्डर देख लो. इससे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, सिग्मा स्टार 1s. स्टार वाले जितने भी होंगे दे आर एंटी बॉन्डिंग. नॉर्मल जिसमें लिखना है दैट इज BMO. इसके बाद किसका नंबर आता है, सिग्मा 2s. देन कौन आता है, सिग्मा स्टार 2s. करेक्ट. इसके बाद कौन आएगा, तो इसके बाद आपको याद रखना है दैट विल बी सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz. उसके बाद हमारा आएगा पाई 2px, देन पाई 2py. इसके बाद कंटिन्यूएशन में आप लिखोगे दैट विल बी पाई स्टार 2px, देन इट विल बी पाई स्टार 2py और लास्ट में कौन आएगा हमारा सिग्मा स्टार 2pz. करेक्ट. ये हमारा ऑर्डर फॉलो करना होता है. लेकिन किनके लिए, जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा होता है, 14 भी नहीं. केस 2 जो हम पढ़ेंगे दैट इज फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14, है ना. छोटे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जिनके पास 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. उनमें ऑर्डर में कहां पे चेंज आएगा, आप ध्यान से देखो. सिग्मा 1s, then it will be sigma star 1s, sigma 2s, then it will be sigma star 2s. यहां तक तो बिल्कुल सेम नजर आ रहा है, बस केवल डिफरेंस यहां पे आता है ना. कैसे डिफरेंस आएगा देखो जरा. सिग्मा स्टार 2s के बाद आना चाहिए था सिग्मा 2pz को, लेकिन कौन आएगा यहाँ पे, पहले पाई आएगा, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py. उसके बाद आता है हमारा सिग्मा 2pz. बस इतने का ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है. इसके बाद का जो ऑर्डर है हमारा वो एज इट इज है बिल्कुल. पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py और सबसे लास्ट में कौन आएगा हमारा सिग्मा स्टार 2pz, है ना. सो ये दो केस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जिसके थ्रू आप एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे. एक बार थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाना चाहिए कि आखिर ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए कैसे गए, फॉर्म कैसे हुए. वैसे मैकेनिज्म तो अपने को मालूम है बट थोड़ा सा आप समझ लो. जैसे 1s और 1s जब कंबाइन करेगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. एक बनेगा सिग्मा 1s और दूसरा बनेगा सिग्मा स्टार 1s. दैट इज द BMO एंड दिस इज द ABMO.
करेक्ट। सिमिलरली अगर आप 2s और 2s को कंबाइन करते हो तो इससे भी मिलेगा आपको दो, एक मिलेगा सिग्मा 2s और दूसरा क्या मिलेगा, सिग्मा स्टार 2s, है ना। एक BMO होगा और दूसरा ABMO। सिमिलरली 2pz प्लस 2pz, यहाँ पे हमारा एक एजम्पशन है कि z इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो 2pz और 2pz को जब कंबाइन करेंगे तो पहले मिलेगा मेरे को सिग्मा 2pz दैट इज द BMO और फिर मिलेगा सिग्मा स्टार 2pz दैट इज द ABMO। सिमिलरली 2px और 2px से फिर क्या मिलेगा, पाई मिलेगा, तो दो मिलेंगे आपको, एक पाई 2px मिलेगा और दूसरा मिलेगा आपको पाई स्टार 2px, एक बॉन्डिंग दूसरा एंटी बॉन्डिंग। 2py प्लस 2py, तो इससे क्या मिलेगा अपने को, एक मिलेगा पाई 2py और दूसरा क्या मिलेगा, पाई स्टार 2py, है ना। तो दीज आर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हमारे सिलेबस में इतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पढ़ने हैं, बिकॉज हमारे सिलेबस में सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स को कवर करना है जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अप टू क्या होते हैं 20 के आगे वाले के लिए हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इतने ही ऑर्बिटल्स की स्टडी करेंगे। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर यहाँ पे जो केस 1 केस 2 हमने लिखा है, इसमें केस 2 में ये डिफरेंस आ क्यों रहा है। तो इसका रीजन आप जरूर याद रखेंगे कि ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर नजर आ रहा है, दिस इज ड्यू टू अ फिनोमेना जिसको हम कहते हैं 2s2p मिक्सिंग। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर 2s2p मिक्सिंग को हम इग्नोर कर दें तो बताएं मॉलिक्यूल के बारे में क्या होगा। तो वैसे केस में अगर 2s2p को मिक्सिंग को आप इग्नोर करते हो देन यू विल हैव टू फॉलो द केस 1, बिकॉज वहां पे कोई 2s2p मिक्सिंग का फिनोमेना नहीं होता है। ये सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स में होता है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या उससे भी क्या होते हैं, कम होते हैं। ओके, चलो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और इसमें याद रखना है कि जब भी आप इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे तो जैसे हम एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, ऑफ वाउ प्रिंसिपल, हंट्स रूल और पॉलिस प्रिंसिपल, तीनों को हम एज इट इज फॉलो करेंगे यहाँ पे भी। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने सही से कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया तो आपको बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना आना चाहिए मॉलिक्यूल का। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला याद रखेंगे, NB माइनस Na डिवाइड बाई 2, NB माइनस Na डिवाइड बाई 2, ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है। NB क्या हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, BMO, और Na क्या होता है हमारा, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। करेक्ट। तो इस तरीके से फिल करेंगे। पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा ये कैसे मालूम चलेगा, तो जैसे आप पहले देखते थे कि अगर आपको लग रहा है कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं सो इट इज पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। करेक्ट। इसमें कुछ बातें स्टेबिलिटी के लिए आपको याद रखना है। फॉर स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्टेबिलिटी में दो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। पहली बात, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, पहले तो आप ये चेक करोगे। दूसरी बात, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, तो क्या देखना होगा, तो वैसे केस में आपको देखना होगा कि मॉलिक्यूल हैविंग मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लेस नंबर, पहले लिख लो, हैविंग लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO, not BMO, ABMO are relatively more stable। वो रिलेटिवली क्या होता है हमारा, ज्यादा स्टेबल होता है। करेक्ट। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। मतलब पहले तो आपको बॉन्ड ऑर्डर से चेक करना है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर सेम है देन यू कैन चेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच ऑर्बिटल, ABMO। करेक्ट। चलो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल H2+1 और H2-1, ये तीन मॉलिक्यूल है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए सिग्मा 1s2, इसके लिए लिखेंगे सिग्मा 1s1, और इसके लिए लिखोगे आप, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1। करेक्ट। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों का बॉन्ड ऑर्डर बताओ क्या होगा, सो कैन बी राइट द बॉन्ड ऑर्डर, यस। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे आप, so that will be 2 minus 0 divided by 2, that is 1। इसके लिए आएगा 1 minus 0 divided by
2 दैट इज 0.5। इसके लिए निकालेंगे तो 2 - 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज अगेन 0.5। जो फर्स्ट वाला होगा दैट इज डायमैग्नेटिक, ये वाला क्या होगा दैट इज पैरामैग्नेटिक, और ये भी क्या होगा पैरामैग्नेटिक बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है अपने को। ओके, इसके बाद क्या करना है अपने को, स्टेबिलिटी अगर डिसाइड करनी होगी तो पहले आप देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर। क्या देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है, H2 का, तो इसीलिए स्टेबिलिटी H2 का क्या होगा सबसे ज्यादा। देन किसका नंबर आएगा, H2 +1 का, बिकॉज इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में नहीं गया। और उसके बाद किसका नंबर आएगा, H2 -1 का। तो इस तरीके से हम स्टेबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं। बस में एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है आपको कि while writing the configuration of charged molecule, ओके, जब भी आप चार्ज मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे तो केस 1 होगा या केस 2 होगा, मतलब टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विल बी डिसाइडेड बाय, या टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स will be decided by its neutral molecule. For example, आप इस चीज को समझ लो, आप जैसे अपने को N2 -1 का लिखना है, सो नो डाउट इसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप टाइप 1 अप्लाई करोगे। टाइप 1 हमने जो पढ़ा था जिसके लिए 14 से ज्यादा के लिए, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन का टाइप लिखा जाएगा वो टाइप 2 के हिसाब से होगा, बिकॉज इसका जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सो व्हाट आई विल राइट, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, करेक्ट। देन व्हाट यू विल राइट, होना चाहिए था हमारा 15 के अकॉर्डिंग अगर जाओगे तो सिग्मा होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पाई के हिसाब से लिखेंगे, पाई 2p2x, पाई 2p2y, करेक्ट। उसके बाद क्या लिखोगे आप, सिग्मा 2p2z, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4, 8, 12 और 2 14, करेक्ट। यहां तक तो 14 इलेक्ट्रॉन है। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सो ऑब्वियस सी बात है, इट विल गो टू पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, दोनों में से किसी में जा सकता है, बिकॉज दोनों ही क्या है हमारे लिए डिजेनरेट है। तो इस चीज को याद रखना है कि अगर कोई एनायन या कोई कैटायन आ रहा है तो वहां पे उसके न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बेसिस पे अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टाइप डिसाइड करना है। ओके, नोट करो। थैंक यू सो मच।